नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। इसमें लॉकडाउन के चलते पूरे देश में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। ऐसे में तमाम स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो हमें मैसेज कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत टफ होता जा रहा है, पता नहीं कब एग्ज़ाम हो गए। एक तरह से स्टूडेंट्स में बहुत अनसर्टेनिटी का भी माहौल है और तैयारियों को लेकर भी उनका कहना था कि घर पर जिस तरह हम रह रहे हैं, हम फोकस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी ओवर एंग्जाइटी भी है। अब आज हम बात करेंगे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की और कोशिश करेंगे कुछ आपको ऐसे तरीके, कुछ खास बातें, कुछ ऐसे टिप्स बताने की जो आपके बहुत काम आए। मेरे साथ राजस्थान सीकर से जुड़ रहे हैं नीट टॉपर नलिन खंडेलवाल, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिन अगर उस तरह से आप तैयारी करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए और कैसे आप लॉकडाउन के पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए खासतौर पर। मेरे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं नलिन खंडेलवाल। नलिन, इस समय आप खुद लॉकडाउन में हैं, अपने घर में रहकर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल आपने ऑल इंडिया टॉप किया था। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट इस समय लॉकडाउन में हैं और वो एक तरह से ओवर एंग्जाइटी है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वो कंसर्न है, ऐसे स्टूडेंट्स को हाउ विल यू मोटिवेट देम? जैसे कि अभी पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सब लोग सेफ रहें, घर पर रहें और उस टाइम पर यूटिलाइज करें। तो जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अभी है कि नीट पोस्टपोन्ड है और ये पता भी नहीं है कि कब तक पोस्टपोन्ड है कंसिडरिंग द कंडीशन इन द कंट्री। तो फिर अभी इसका ज़्यादा इसको पैनिक की सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा और सब इस साल ही होना था क्या और मतलब मेरी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। तो इस नेगेटिव वे में लेने की बजाय इसको ट्राई करो पॉजिटिव वे में लेने की। कैसे, इसका पहला क्वेश्चन होगा। अब मैं एक नल ये बात मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे ये जो एक जनरल परसेप्शन है और आप खुद लॉकडाउन में आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये बताइए, जो लोग ये स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड ये हम घरों पे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो ये जो पीरियड है आपके एग्ज़ाम, अगर नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, अभी पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम ये, लेकिन अगर आपको पढ़ाई के लिए जो 1-2 महीने मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, आपको क्या लगता है इस टाइम को कैसे नीट एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट स्पेशली जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट कैसे इस पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे मेरे फ्रेंड से ही बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि पहले तो टेस्ट की वजह से एक पुश रहता था, तो 12 आवर्स स्टडी भी कर लेते थे कुछ लोग, वो मैटर नहीं करता मुझे। और फिर भी और आजकल बिकॉज कोई पुश नहीं, घर पे हैं, रिलैक्स हैं, तो फिर पढ़ाई बहुत कम हो रही है। एक तो इसको पॉजिटिव लेने के मतलब बहुत रीजन है, जैसे कि जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी उन लोगों के पास ये था कि यार मेरे तो बहुत चैप्टर्स ही रह रहे हैं, तो वो लोग तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसको कवर करें और इस साल को यूटिलाइज करें। मतलब वो तो कुछ लोग ऐसे तो ये सोचने लग जाते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर कर लूँगा, इस साल तो नहीं होगा। तो इतना अच्छा ऑप्शन है, 2 महीने, अगर अभी 1 महीना तो एटलीस्ट है ही और 2 महीना भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। एटलीस्ट बायो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, फिर इसमें जो चैप्टर्स वीक रह गए छोड़ दिए उनको कवर करो, तो ये सब बहुत अच्छा। और जो एवरेज लोग हैं जिन्होंने कर लिया बट वो भी इतना श्योर नहीं है, मतलब सोच लें कि हाँ ठीक है, तो वो रिविजन करें ना, रिविजन के लिए उनकी टाइम कम बढ़ रहा था, तो वो बहुत सारा रिविजन का टाइम वो करें। और जिन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, जिनका स्कोर अबव एवरेज है, जिनको पता होगा कि अबव एवरेज है, तो फिर वो लोग आगे क्वेश्चंस करो, अच्छे क्वेश्चन और करो, माइंड और खुल जाएगा, अच्छा है, नए क्वेश्चंस कर लो और अच्छे से। नलिन, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो शायद इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ऑडियो कम क्लियर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। नलिन ने जो कहा है कि लॉकडाउन के पीरियड एक आपके लिए इसको पॉजिटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड आपके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का समय मिला है, ये आपका बेस्ट टाइम है, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए और इस टाइम को यूटिलाइज करिए। और ये जो फ्यूचर की चिंता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, मैं इस साल क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये सब आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम जो एजुकेशन की अथॉरिटीज़ है, एचआरडी मिनिस्ट्री, वो आपके लिए प्लान कर रही है, वो आपके लिए कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट जो आपके हाथ में है और जो आप कर सकते हो वो यही है कि आप इस टाइम को बिल्कुल नॉट अ सिंगल मिनट आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और आपने घर में रह के इस बेस्ट पीरियड को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हुए कि मुझे पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिला है और मैं इसका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड यूटिलाइज करूँगा अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए।
अब नलिन, मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछूंगी नीट प्रिपरेशन को लेके। मेरा पहला सवाल यही है, जो आम स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, क्या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें पढ़ लेने चाहिए जो हमें नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और क्या उन चैप्टर्स को पढ़ना सफिशिएंट होता है? कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से इनमें से ये क्वेश्चन कर जाऊंगा। मेरे इतने मतलब 45 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन कर लूँगा, 5 छोड़ दूंगा, इतने नंबर आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब एकदम दिमाग से निकाल दो। ऐसा सोच के जाओगे कि मैं इतने क्वेश्चन कर दूंगा, इतने छोड़ दूंगा, तो वो बहुत ही मुश्किल है। पूरा प्रिपेयर करके जाओ कोई चैप्टर। ये जो लोगों के दिमाग में ये थॉट आ रहा है ना अभी कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुझे तो ये बता, वो गलत थॉट है, उसको निकालो, पूरा कवर करो, टाइम बहुत है, ये थॉट एक बार बंद करो। हाँ, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कुछ पढ़ने चाहिए, लेकिन जो कि नीट ऐसा एग्जाम है, यानी मेडिकल एंट्रेंस एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बस कुछ चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे और नीट क्वालिफाई कर लेंगे, ये मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, बहुत डिमांडिंग है। आपको हर सब्जेक्ट की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं, उनको आप जरूर पढ़ें, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपको ये जो विषय हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी आपको इन डेप्थ नॉलेज और जो चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये बहुत अहम जानकारी नलिन ने मुझे दी। और दूसरी जो बात है नलिन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने लेवल पे दिन रात पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हर स्टूडेंट को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जिस तरह का क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक बहुत उनको डाउट होने लगता है कि पता नहीं ये इसका आंसर ये सही है कि नहीं सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसमें स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं इसका ये आंसर सही है कि नहीं सही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट कैसे अपने को एनालाइज करे कि हाँ, मैंने ये तैयारी पर्याप्त कर ली है, मैं नीट के लिए रेडी हूँ, ये कंफ्यूजन ना रहे कि मैं रेडी हूं कि नहीं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूं, कैसे कोई स्टूडेंट खुद को एनालाइज करे कि हाँ, मैंने अब पर्याप्त नीट के लिए पढ़ लिया है, ये सफिशिएंट है और मैं अब नीट के एग्जाम देने के काबिल हो गया हूं। रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करना, जो अब एक तो ये तरीका होता है कि पेपर किया, जो मिस्टेक्स हुई उनके बारे में थ्योरी पढ़ लिया और फिर सही कर लिया। एक तरीका होता है कि सब चैप्टर्स की थ्योरी पर अच्छे से पढ़ लो, जो जिनकी भी सबकी थ्योरी पढ़ लो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कंसेप्ट देख लो और समझ लो, और फिर पेपर ट्राई करो, और फिर जो प्रॉब्लम आए उसके और क्वेश्चंस निकाल लो और थ्योरी पढ़ लो। ऐसा कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई नलिन आपने, और मैं स्टूडेंट्स को और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नलिन ने ये कहा कि अगर आप खुद को एनालाइज करने का तरीका ये है कि आप एक तो मॉक टेस्ट करें, टेस्ट सीरीज में ज़रूर भाग लें। टेस्ट सीरीज से ये होता है कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो 300 सवाल आए हैं मैंने इसमें कितने सही किए, कितने गलत किए और कहाँ पर डाउट था मुझे। तो जैसे ही आपको कोई डाउट लगता है कि इसका आंसर मैंने गलत लिखा है, तो उस मिस्टेक से तुरंत सीखें और जो आपके डाउट्स हैं उनको तुरंत क्लियर करें। अगर आप ऐसा करते हैं और आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच जाते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, मैंने सारे सवालों के सही जवाब दिए। तो मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और अपनी गलतियों को एनालाइज करना और टाइम मैनेजमेंट करना कि कैसे आप 3 घंटे में ये सारे सवाल हल करेंगे, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको खुद को एनालाइज करने में बहुत मददगार हो सकता है। अब मैं नलिन एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो एक हमेशा कहा जाता है, जितने भी टॉपर हर साल होते हैं और जो टीचर्स भी होते हैं, इंस्ट्रक्टर भी होते हैं, वो ये कहते हैं कि एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही नीट में आते हैं। तो क्या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना पर्याप्त है? अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं कि क्या सिर्फ अगर आपने 9 से लेकर 12 तक बायो की बुक्स अच्छे से पढ़ ली है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो क्या ये सफिशिएंट है नीट को क्वालिफाई करने के लिए? और जैसे बायो में फिर से मैं एनसीईआरटी पे स्ट्रेस करूँगा, जैसे हम लोग करते हैं, तो बायो में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में एक एक लाइन अच्छे से तैयार होनी चाहिए। जैसे आपको मान लो, जैसे जो डाइवर्स टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, कोई भी जेनेटिक्स हो, जो बहुत ज़्यादा दे रखे कोचिंग मॉड्यूल्स में, यहाँ पे जो कि गलत भी नहीं है, उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर बेसिक ही याद नहीं, आपको तीनों फोर के सारे तगड़े से तगड़े एग्जाम्पल याद है, बट आपको बेसिक एकदम जो लाइन एनसीईआरटी में यूँ की यूँ लिखी हुई है, जो अगर गलती से आगे से लिख दो करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो भी आप गलत कर दोगे।
तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले वो बेसिक लाइन्स आप तो जो भी एनसीईआरटी है वो अच्छे से करो। हाँ, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई। मैं स्टूडेंट्स को एक बार और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो वाकई में बिल्कुल आपके लिए वरदान है। आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वही आपके काम आने वाले हैं। आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से आप स्केप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए 9 to 12, उसके जितने चैप्टर्स हैं, जो जो टॉपिक्स बताए गए उनको अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप नीट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। तमाम सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनको समझें। अगर आप एनसीईआरटी के जरिए पढ़ाई करते हैं तो बायो में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर क्लियर करें। अब एक और सवाल मैं पूछती हूँ कि चूंकि इस बार नीट का पैटर्न 2020 में चेंज हो रहा है, अगर एम्स और जिपमर जैसे तमाम इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए भी वही नीट की परीक्षा आपको काम आएगी। एक तरह से ये कंबाइंड टेस्ट ही हो रहा है तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए, एम्स के लिए। आज सुबह ही एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा था कि मैम मैं एम्स से पढ़ना चाहता हूँ, मेरा यही ड्रीम है, तो क्या नीट के एग्ज़ाम के जरिए मेरा एडमिशन होगा? तो यकीनन नीट के जरिए आपका एम्स या जिपमर जैसे इंस्टीट्यूट में भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो नलिल ये बताइए, इस बार थोड़ा एग्जाम का कुछ पैटर्न चेंज होगा। आपने पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे ही थे, आपने खुद सॉल्व किए और आपने ऑल इंडिया टॉप किया था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ चेंज होगा? कुछ आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि इस बार उन्हें ये चैप्टर या ये चीज़ें भी पढ़ लेनी चाहिए, कुछ तैयारी में कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? डायग्राम्स लास्ट ईयर हमारे पेपर में मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है नीट में डायग्राम्स नहीं थे, तो इस बार डायग्राम आने के बहुत चांसेस हैं। मतलब आते हैं, हमेशा ही आते हैं। तो फिर डायग्राम्स अच्छे से करना, कोई पाई चार्ट हो, कोई कुछ भी हो, इकोलॉजी में कुछ हो, या फिर कुछ वो अच्छे से कवर रखना। साइंटिस्ट के नेम भी पूछ लेते हैं इसमें, तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। साइंटिस्ट का नेम छोड़ना नहीं है। मतलब बायोलॉजी में, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पूछते हैं, बायोलॉजी में पूछते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। और अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो उसके मॉड्यूल में जो स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपने जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे बहुत गलत होते थे, वो रिवाइज कर लो। एक बार वो कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, और अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करो जितनी बार पॉसिबल है। और क्वेश्चन मॉक टेस्ट करोगे उसके अंदर नहीं मिलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करो। अब नलिल एक और बात बताइए कि बायो में आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ और टिप्स बताइए कैसे बायो को अच्छी तरह समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उनका फेवरेट होता है, तभी वो इस मेडिकल में जाना चाहते हैं। तो बायो में आपके बिल्कुल बढ़िया अच्छे से मार्क्स आप स्टूडेंट स्कोर कर सकें नीट में, तो बायोलॉजी के लिए कुछ और टेस्ट बताइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन सी बुक्स हैं, ये बताइए नलिल। बायो में मेन तो प्रैक्टिस का ही है कि टाइम बना के सॉल्व करना, कि टाइम रिड्यूस कर लो। और तो सब कर लेते, थ्योरी वगैरह जितना बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह ट्रीट करो, दोनों को खूब न्यूमेरिकल सिखाओ, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रख के करो। फिजिक्स के अंदर मैं थोड़ा सा ऐसे ही रैंडमली मूव कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स के बीच में, पर जो इंपॉर्टेंट है मुझे याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर के अंदर लॉजिक गेट से सारा क्वेश्चन आता है। वोल्टेज गेन अल्फा बीटा जो था वो भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो वो ज़रूर कर लें। लॉजिक गेट के सारे तरह के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, क्योंकि आते हैं, इस साल भी आया था। और ग्रेविटेशन हो गया, कोई और चैप्टर जैसे एसएचएम वेव्स, इनकी एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी सबकी करनी है, बट जो लोग हैं कि उन्होंने और सब कर लिया बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी अच्छे से नहीं कवर, तो पहले ऑन प्रायोरिटी इनकी एनसीईआरटी कर लेना। और कोई भी चैप्टर से छोड़ना नहीं है कि यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं वो पढ़ लेता हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती। और ये तो टाइम भी मिल रहा है यार सबको, मतलब 1-1.5 महीना है, तो कवर करो ना, कुछ भी नहीं छोड़ दो, ना तो इतना टाइम निकल जाएगा ना कि सब कर लोगे। जैसे कि मैं सब्जेक्ट वाइज एक बार रिविजन करके बताऊंगा, बट हाँ ओवरऑल जो एक सम अप करने के लिए बात है तो ये है कि सब सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी एवरेज है, फिर ठीक है, बट फिर भी जिनकी बहुत अच्छी भी है उनको भी अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रखे अच्छे से अटेम्प्ट, तो प्लीज़ कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, सेम अप्रोच मैथड पे बेस्ड आते हैं, रिपीट होते हैं।
ओके तो बस बायोलॉजी के लिए यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें और एक मेंटल इमेज बनाते जाएं, जो आपके चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर से आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ में एक होता है बायोलॉजी को समझने के लिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, एक तो आप उसको लिख के पढ़ सकते हैं और मेंटल इमेज बनाते जाइए कि ये चैप्टर आया, इसकी ये खास बात है, समझिए। आपके दिमाग में वो चीज़ छप जानी चाहिए ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप अपने दिमाग की, जो कहते हैं ना दिमाग की किताब है, उसको खोल पाएँ और आप चेक कर पाएं कि नहीं इसका यही सही आंसर है, और आप नेगेटिव मार्किंग से भी बच पाएंगे अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं। अब मैं एक और सवाल पूछूंगी नलिल, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्या जो पिछले साल सवाल आया था या 2 साल पहले जो आया था सवाल, क्या वो सवाल रिपीट होते रहते हैं? और आपने कैसे इसकी पढ़ाई की थी, और क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ना, उसकी तैयारी करना, उसकी प्रैक्टिस करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और मल्टीपल रिविजन्स ऑफ एनसीईआरटी स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, और जिन लोगों ने इतना सब कुछ कवर कर रखा है वो लोग एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर रहेगा, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, जिन्होंने पढ़ना अभी शुरू किया, नीट की तैयारी शुरू की है, उनके लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। क्या कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, आगे का जो पूरा कोर्स है वो कैसे कवर करें, क्या क्या पढ़ें, क्या उनकी लाइन क्या होनी चाहिए? ऑफ द लोग हैं जिनकी तैयारी अभी बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए मैं डिवीजन करके एक बार मेरे तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है बताता हूँ। अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगे देन आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने शेड्यूल में, और अगर कुछ बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे बहुत स्ट्रेस, मतलब फिर एनसीईआरटी वाली बात आएगी, लेकिन एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी है। मतलब बायोलॉजी का सबको पता ही है, तो थॉरो रिविजन हो जाना चाहिए। जैसे कि इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी में सारे साइंटिस्ट के नेम सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए कवर। प्लांट मॉर्फो, जो चैप्टर्स बहुत डाइवर्स भी हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम हो गया, ये सब जो बहुत मतलब इतना सारा मतलब नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, उनको पहले बेसिक्स कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप तीनों फॉर के बाद सब कुछ पढ़ चुके हो, सारे एग्जाम्पल याद हो गए, जो किसी को नहीं पता आपको वो भी पता है। पर आपको एनसीईआरटी में कोई बहुत सिंपल सा कोई लाइन लिखी हुई है जो अगर चूज तक रॉन्ग स्टेटमेंट करके आ जाए और आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो फिर कोई मतलब का नहीं है इतनी नॉलेज। तो पहले एनसीईआरटी में जो लाइन है अच्छे से कवर हो जानी चाहिए लाइन बाय। थैंक यू नल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत अच्छे टिप्स दिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और लास्ट में मैं आपसे बस चलते चलते आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस समय घरों में हैं, कोचिंग में नहीं जा पा रहे, अपने कॉलेजेस नहीं जा पा रहे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक ही सपना है कि वो डॉक्टर बने। और सही में ये जो महामारी आई है इसने हमें इस चीज़ का एहसास भी कराया है कि देश में डॉक्टर्स की कितनी ज़रूरत है। और वाकई हर स्टूडेंट, अगर वो जो भी स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से तैयारी करें और हमें देश को अच्छे बेहतरीन डॉक्टर मिल सकें। मैं लास्ट में आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट इस समय घरों में हैं वो कैसे अपनी पढ़ाई को कंसंट्रेट करें, कैसे फोकस करें, क्योंकि इसमें कोई टीचर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है जो आपको बार बार मोटिवेट करेगा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हम बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टीचर से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बहुत जगह तो इंटरनेट भी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या समझाएंगे कि कैसे वो फोकस रहें, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करें और कैसे घर में रह के अपने इसको मतलब ये जो पीरियड, इसको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे कि नहीं, घर में रहकर भी एक सेल्फ स्टडी के जरिए भी हम पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कॉलेज भी जाने के बाद जितना करना चाहते हो ना उतना है, तो अभी तुम अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो और ये टाइम यूटिलाइज करो। घर में वो डिस्टर्बेंस अवॉइड करो, अपना रूम बंद करके शांति से पढ़ो। और हाँ, मेरी तरफ से तो मतलब यही होता है, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वो एक्सपेंड करो, एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन हैं अच्छे, वो सॉल्व करो, एग्जाम्पल कर सकते हो। बट ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ ये, क्योंकि लोग डिग्रेड हो जाते हैं फिर पास से, जिनका अभी बेसिक्स भी क्लियर नहीं है वो मत जाओ आगे। मतलब वो अभी बेसिक्स मतलब एनसीईआरटी के बायो एनसीईआरटी कर रहे हो, फिर इसमें बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस जो कोचिंग में करा रहे हैं या फिर वही फॉलो करो तो स्टूडेंट हैं वो करो। मतलब अभी, और जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको पता है उनको आगे क्या करना है, तो वो करते रहो एक्सप्लेन। मतलब उनको ज़्यादा भूलने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी उस बात पे हैं, तो लूज मत करो और बेसिक्स मत भूलो, करते रहो अच्छे क्वेश्चंस।
और जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, डिप्रेस मत हो, मतलब अभी भी खूब टाइम है, इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये थे नलिन खंडेलवाल, जिन्होंने नीट प्रिपरेशन से संबंधित कुछ अहम बातें बताई हैं। लास्ट में मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताती हूँ जो नलिन खंडेलवाल ने मुझसे शेयर किए हैं, वो जो नीट की प्रिपरेशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे जो पहली जो बहुत बेसिक बात है, जो नलिन खंडेलवाल का कहना है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी एकदम आपकी जो सफलता की कुंजी है। आप जो तमाम रेफरेंस बुक दी जाती हैं उनको आप पढ़े या ना पढ़े वो मायने नहीं रखता, लेकिन एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना, अगर 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो एनसीईआरटी के कोर्सेज की बुक है वो आप जरूर पढ़ें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, यानी पिछले कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। इनकी आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार देखिए कौन सा आंसर आपसे गलत हो रहा तो किस कॉन्सेप्ट में आप फंस गए थे, कहाँ गलती हुई, कहाँ, क्योंकि ये जो आपका अगर कोई सवाल गलत होता है तो आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाती है और आप एग्जाम क्लियर करने से आपको दिक्कत होती है। इसलिए आप जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी 10 साल के जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर सॉल्व करें। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो नलिन खंडेलवाल ने हमसे शेयर किया है। तीसरी एक बात है कि आपको चैप्टर्स को लगातार रिवाइज करना। लोग सोचते हैं कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, अगर आपने बायो में कोई चैप्टर पढ़ लिया तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, अगर नीट एग्जाम एक ऑल इंडिया एग्जाम है जिसमें देश भर से लाखों स्टूडेंट पहुंचते हैं और वहां आपको उन स्टूडेंट्स के साथ में आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार सारे सब्जेक्ट्स को और जो चैप्टर्स उनको लगातार रिवाइज करते रहें। जितनी बार आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, लिख के पढ़ें, इससे क्या होता है आपके जो आपके ब्रेन में वो चीज़ें इनबिल्ड हो जाती है और एग्जामिनेशन हॉल में आपके बहुत काम आती है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट है जो नलिन खंडेलवाल ने हमसे शेयर किया। चौथी बड़ी बात है कि आप डायग्राम को भी समझे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें जो डायग्राम में आपके बुक में बताई गई, उस डायग्राम जो होते हैं वो आपको समझाने में, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें मेमोरी में फीड हो जाती है। तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, उसके जरिए आप समझने की कोशिश करें। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक्स आप जब भी पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ें। वो क्वेश्चन बड़े सटीक होते हैं और आपके जो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको क्लियर करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर्स के पीछे जो सवाल दिए रहते हैं उनको जरूर आप सॉल्व करें, लगातार उनकी प्रैक्टिस करें। एक और बात है कि आपको ये जो जैसे ये हो रहा है कि भाई लॉकडाउन का पीरियड है, टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। और आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे कि मैंने तैयारी तो पहले ही कर ली थी, मैं तो मई के लिए तैयार था, अब एग्ज़ाम कब होगा, आई एम परफेक्ट। नहीं, आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आपको एवरी बिट ऑफ सेकेंड ऑफ योर लाइफ, योर टाइम, जो एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। आपको लॉकडाउन में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा समय मिला है इसको अपनी पढ़ाई में खर्च कीजिए और फोकस रहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नलिन खंडेलवाल ने हमसे शेयर की। और इसके बाद जो एक बड़ी बात होती है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो बेसिक्स होते हैं, जैसे फिजिक्स का चैप्टर में है या केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बुक्स पढ़ ली या आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। आप उसका जो बेसिक है, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। हर सब्जेक्ट जो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसलिए हो सकता है कि कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो आपने पढ़ा वो इस बार एग्जाम में ना आए और वही चीज़ घुमा के किसी और तरीके से आपसे पूछ ली जाए। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसको जरूर आपको सफलता मिलेगी। आप इसमें अपने टीचर की, अपने इंस्ट्रक्टर की आप मदद ले सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें। एक और बात होती है कि मॉक टेस्ट करना, यानी कि आप जो टेस्ट की प्रैक्टिस होती है कि भाई आप सोचिए कि नीट एग्ज़ाम है, आपने अपने सामने टाइमर रखिए, टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर देखिए, क्योंकि आपको नीट के एग्ज़ाम में एक लिमिटेड टाइम में आपको सारे सवाल सॉल्व करने होते हैं। तो 3 घंटे में कैसे आप सवाल सॉल्व करेंगे और किस सब्जेक्ट को, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, बायो को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना और एक सवाल को कितना टाइम देना। अगर आप 10 सवालों में उलझे रहे तो बाकी के आपके सवाल छूट जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज में भाग लेना और टाइमर के साथ में आप सॉल्व करें, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना है नलिन खंडेलवाल का।
दूसरा एक बात है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पैनिक नहीं होना है। आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपको लगा रही है 2 सवाल तो मुझे आ ही नहीं रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। 2 नहीं आ रहे, आप तीसरे सवाल पे आइए, जो आपको आता है वो पहले आप कर लीजिए, आपको घबराना नहीं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ये कहना है नलिन खंडेलवाल का। नलिन खंडेलवाल आप जानते हैं 2019 के नीट टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है, पूरे कंट्री में टॉप करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और नलिन का कहना यही है कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल में वो गए तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुए थे। जो उनको आता था पहले, तो उस जो उनको आता था, यानी जो सवाल उनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर थे, वो 100% श्योर थे, वो सॉल्व उन्होंने पहले किए और बिना घबराए। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये जो घबराहट है, नर्वसनेस है, वो आपको पीछे धकेल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो नलिन खंडेलवाल ने जिस तरह से अपने एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी में एक जो नर्वस ना होने का पॉइंट उन्होंने किया है, वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और जो आखिरी बात है, जो आखिरी 10वां पॉइंट है, जो हर ब्रिलियंट स्टूडेंट कहता है, नलिन खंडेलवाल ने भी कहा, और बाकी भी जो इंजीनियरिंग के टॉपर हैं, तमाम जो आईएएस टॉपर होते हैं, वो हमेशा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि हमें फोकस रहना है। कभी कभी बच्चे, पता लगा वो बायो का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उनके दिमाग में फिजिक्स गूंज रहा है, उन्हें लगता है अरे मेरे तो फिजिक्स के सवाल रह गए। नहीं, आप जो कर रहे हैं बस वही करिए, फोकस रहिए। इस समय अगर लॉकडाउन में अपने घर में, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इधर उधर की बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये फोकस रहना, कॉन्सेंट्रेट करना, एकदम केंद्रित रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो 10 पॉइंट नलिन खंडेलवाल ने मुझसे शेयर किए हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। और नीट के प्रिपरेशन में अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, इस स्ट्रेटजी के साथ अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ऑल द बेस्ट। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और सवाल नीट प्रिपरेशन से लेकर पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सवालों के जवाब देने की। इसके अलावा आप मेरा फेसबुक पेज है मोटिवेशन विद मीना, उसे भी ज़रूर फॉलो करें। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर भी आपके सवालों की जवाब देने की। अगर आपका कोई सुझाव है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी पर्सनालिटी का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर आप मुझे बताएं। मुझे आपके सुझावों का और सवालों का इंतज़ार रहेगा।